सो गाइज वेलकम बैक टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ है इंडियन गेमर यानी कि आईजी। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब एज अ बिजनेस के बारे में कि कैसे आप अपना कंटेंट क्रिएशन गेम है उसको ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे उसको और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, कैसे यूट्यूब जो है वो एक फुल टाइम करियर भी बन सकता है और उसे हम एज अ बिजनेस कंसिडर कर सकते हैं। हाय इंडियन गेमर्स, मैं हूं आईजी और अपना यूट्यूब चैनल है इंडियन गेमर्स और उस पर हम बात करते हैं कि गेमिंग पीसीज कैसे बनाएं और गेम्स को कैसे एंजॉय करें और भी कई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। बिल्कुल, सारे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं आईजी के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अभी हम बात करते हैं कि आईजी क्या होता है कि जैसे यूट्यूब जो है वो तो हम एज अ लाइक हॉबी स्टार्ट करते हाँ हैं जी। कि किसी टॉपिक के बारे में बोलने का मन कर रहा है या तो स्टार्ट कर दिया, या फिर वो हो रहा है कि वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। जैसे मेरा था कि वीडियोस बनाना मेरे को काफ़ी पसंद आने लगा तो मैंने स्टार्ट कर दिया। बट फिर इसको एज अ ये बिजनेस है, बहुत लोग इसमें कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। बट एक माइंडसेट होता है, तो इसको कैसे एज अ बिजनेस कंसिडर करें, कैसे सोचना शुरू करें बिजनेस के बारे में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं लोगों को पुश करता हूं कि अगर आपको कुछ क्रिएटिव भी करना है तो आप उसके पीछे देखो कि कैसे रेवेन्यू जनरेट करोगे, आपका बिजनेस कैसे खड़ा होगा। क्योंकि एक एडवाइस मैंने बहुत सुनी है जगह जगह पे कि आप जो है यूट्यूब पे फेम के लिए मत आओ, पैसों के लिए मत आओ और मैं मेहनत करो सालों तक, 2-3 साल तक मेहनत करो और फिर सोचना आप कि कुछ मिलेगा आपको। ये तो वैसे मैं भी सोचता हूँ मैं भी इसी बात में मानता था वैसे तो। दिक्कत ये है, वो बात बिल्कुल सही है, अच्छी बात है कि आप पहले दो और पेशेंस भी रखो। वो पेशेंस वाली बात और देने वाली बात मैं भी समझता हूं, लेकिन क्या है 10 में से 9 लोग चटक जाएंगे अगर आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो 3 साल तक ना फेम ले ना पैसे ले और सिर्फ देते रहें। बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी एडवाइस कुछ इस तरीके से है कि कोशिश आप ये करो कि पहले 6 महीनों में ही बहुत तगड़ा कुछ करके दिखाओ, पूरी ताकत झोंक दो अपनी, जो लर्न करना है लर्न करो, एनालाइज करना है एनालाइज करो और कुछ करो, क्रिएट करो। सिर्फ रिसर्च मत करो। ज्यादातर लोग, हम लोग भी जो काफी कुछ सीख चुके हैं, सिर्फ रिसर्च में रह जाते हैं। कई प्रोजेक्ट्स धरे के धरे रह जाते हैं, ना वो कॉपी पे होते हैं ना वो कैलेंडर में होते हैं, सिर्फ दिमाग में होते हैं और दिमाग में ही रह जाते हैं, सालों बीत जाते हैं। तो आप उस पर करो और 6 महीनों के अंदर आप रिजल्ट्स दिखाओ, पैसे भी पैदा करके दिखाओ, चाहे थोड़े ही पैसे करके दिखाओ, लेकिन मुझे दिखाओ कि आपने 6 महीनों में पैदा कर दिए। पहला आपका एफिलिएट कमीशन या एडसेंस का रेवेन्यू पहले 2-3 महीनों में आ जाना चाहिए, चाहे वो छोटा ही हो। अगर आप वो छोटा अमाउंट भी देख लोगे तो आप ज्यादा मोटिवेट होगे। और मैं सीधी बात बताऊं, बातें अच्छी अच्छी करना मोटिवेशन वाली अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है लेकिन पैसे उससे ज्यादा अच्छे लगते हैं और वो और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर आपके पैसे आ जाएंगे और आप वो खर्च कर सकते हो, अपने बिजनेस पर लगा सकते हो, तो मेरी सलाह तो यही है कि आप 6 महीने के अंदर जो भी करना है एनालाइज कर लो। 6 महीने के अंदर आप मुझे पैसे पैदा करके दिखाओ अच्छे। और अगर आप ये फिगर आउट कर लोगे कि मुझे जल्दी करना है तो कुछ होगा, जरूर होगा, अगर आप तेजी से करने की कोशिश करोगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि किसी मैंने पॉडकास्ट में सुना था या बुक में पढ़ा था, मैं चलिए वो सोर्स छोड़ दे रहा हूं। उसमें बात कुछ इस तरीके से थी कि आप अगले 10 साल में क्या अचीव करने वाले हो, ठीक है, वो आप बताओ 10 साल में क्या अचीव करने वाले हो कि यहां पहुंच जाओगे, ये कर लोगे, ये अचीव कर लोगे। अब अपने आप से आप ये क्वेश्चन पूछो कि मैं वो चीज 6 महीनों में क्यों नहीं कर सकता। क्या चीज है, क्या रिसोर्सेज की कमी है कि वो 6 महीनों में नहीं हो रही है? क्या टीम नहीं है आपके पास? क्या पैसे नहीं है इस समय आपके पास? क्या समय की कमी है? क्या कमी है आपके पास जो 10 साल की चीज है वो आप 6 महीनों में नहीं कर सकते हो? आपको कुछ क्वेश्चंस के बड़े मजेदार जवाब मिलेंगे कि 10 साल में जो मैं करने वाला था, टीम नहीं है मेरे पास। कई बिजनेस होल्डर्स की इस समय ये बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं डेलीगेट करना नहीं जानता या फिर मैं आउटसोर्स करना नहीं जानता हूं। वो मुझे सीखना है, टीम क्रिएट करनी है, जो 10 लोग मिलकर काम कर लेंगे, वो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। अब आपको एक जवाब मिला, अब आप उसकी तरफ काम करना शुरू कर दोगे। जो आप काम करते 3 साल बाद डेलीगेशन वगैरह का, वो आपने आज से पहले दिन से ही शुरू कर दिया है। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस अपने आप से पूछोगे तो जरूर कुछ होगा। जी जी, बल्कि आपने जो कहा कि इसको मोटिवेशन बनाओ मनी को, ये चीज़ से तो थोड़ा मैं भी रिलेट कर पाया, क्योंकि पहले जब
यूट्यूब से कोई अर्निंग हो नहीं रही थी, तब ये सब इन्वेस्टमेंट और ये सब की किताबें में काफ़ी बोरिंग लगता है क्या देख रहे हैं। और पापा भी पूरे दिन स्टॉक मार्केट का चैनल लगा के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब थोड़ी अर्निंग शुरू हुई और इसमें दिखना शुरू हुआ कि हम इन्वेस्ट करके रिटर्न्स भी मिल रहे हैं और पिछले एक साल में ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो मोटिवेशन बन गई है। उससे कम से कम ये किताबें बोरिंग नहीं लगती, पढ़ने का मन करता है अंदर से ही। तो ये सब मनी का मोटिवेशन ही है ये। तो जैसे आपने रेवेन्यू सोर्सेज की बात करी, तो रेवेन्यू सोर्सेज में जनरली मतलब कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, टिप्स के चैनल पे, तो एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग और एक स्पॉन्सरशिप का, ये 3 मेनली सबसे पॉपुलर है जो कहे जाते हैं। इनके अलावा कोई रेवेन्यू सोर्सेज पॉसिबल है जी यूट्यूब से? देखिए, सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या होती है, कुछ चीज़ें डिफाइन करना चाहूँगा। कुछ होते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस, कुछ होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, वो यूट्यूब हमारा जैसा है, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है कि हम लगातार इस पर वीडियो बनाएंगे तो पैसे मिलेंगे। हमने वीडियो बनाने बंद कर दिए तो पैसे नीचे जाने लगेंगे। पूरी मतलब अर्निंग खत्म तो नहीं होती, लेकिन नीचे जाने लगेंगे, ये गारंटी की बात है। इससे अच्छा आप अपना प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बनाओ। ये आपको एडवाइसेस मिलेंगी कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हमेशा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसमें टेंशन कम होती है, स्ट्रेस कम होता है और बेनिफिट ज़्यादा होता है। ये 3 चीज़ें जो हैं, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिकली इन्हीं तीनों चीज़ों से स्टार्ट करो, ये ज़्यादा बेटर है। एफिलिएट कमीशन, एडसेंस से रेवेन्यू और ये स्पॉन्सरशिप वगैरह। इवन स्पॉन्सरशिप भी आप थोड़ा बाद में ही रखो, पहले आप एफिलिएट कमीशन और एडसेंस ही रखो। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आपको तब आएगा जब आप अपना कोई खुद का प्रोडक्ट डेवलप कर लोगे और उसकी मार्केटिंग के लिए आप कंटेंट क्रिएट करोगे अपने यूट्यूब चैनल पे। लोगों का भला होगा वो कंटेंट पाकर और भरोसा बनेगा। फिर वो कहेंगे अच्छा तुम्हारा क्या प्रोडक्ट था मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चलो मैं जाके देखता हूं। देखेंगे, अच्छा लगेगा, खरीद भी लेंगे, चाहे वो अवेलेबल हो कहीं और सोल्यूशन। उसमें आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। अपना बिजनेस क्रिएट करिए और अपना प्रोडक्ट भी क्रिएट करिए, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा जी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आता है वो है कि मिस्टर बीस्ट ने अपना बीस्ट बर्गर जो शुरू कर रखा है, मतलब 1 साल ही हुआ है और इतना बड़ा सक्सेस हो चुका है बीस्ट बर्गर कि भले ही एक बार को मिस्टर बीस्ट जो है कभी 10 साल बाद उसका मतलब 5 साल बाद उसका मन कर जाए कि नहीं यूट्यूब नहीं करना, छोड़ना है, लेकिन बीस्ट बर्गर जो है वो रहेगा। वो अब उसका नाम ऐसा क्रिएट हो चुका है मिस्टर बीस्ट की वजह से कि वो चलता रहेगा और उसमें इतना एक्टिवली भी शायद ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है जब उसने अगर अपनी एक अलग ही उसे को फाउंडर के साथ टीम वगैरह बना रखी है। ये मैं इस पे और भी थोड़े एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं ये एक आदमी ने नहीं किया, ये कई लोगों ने किया है। ये आप भी देखोगे कि कई राइटर्स भी अब यूट्यूब पे आते हैं। राइटर्स, फिल्म राइटर्स, हाँ, बुक्स अगर बेचनी है जैसे, तो वो उस पर कंटेंट क्रिएट करते हैं खुद भी, और वो चाहते हैं कि जो कई प्रोडक्टिविटी चैनल्स हैं वगैरह वगैरह, वो भी उनकी बुक कवर करें, उससे सबसे ज़्यादा बिकेगी। तो आपका अगर प्रोडक्ट है और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो आप अपने वीडियो में आके प्रॉब्लम वो सॉल्व करवाओ और ये बताओ। आप ये सब लोग जानते हैं कि एक 10 मिनट की वीडियो में आप कितनी भी अच्छी इंफॉर्मेशन दे दो वो हमेशा ही कम रहेगी जो एक 300 पन्नों की बुक में होगी। वो एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी। तो एक प्रोडक्ट है, उसकी तरफ आपको भेज दिया गया है। आप ये एफिलिएट कमीशन का जो काम कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि आप कंटेंट बनाते हो और दूसरी कंपनी का सामान बिकता है, उस पर आपको थोड़ा सा कमीशन मिल जाता है। वो कमीशन क्या होता है? 4% से लेकर 10% तक। तो आप एक काम करो ना, आप अपना ही प्रोडक्ट बेचो, जो भी हो। आपको पता चलेगा कि मार्जिन होते हैं 200-300% तक, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और आपके लोग भी खुश रहेंगे, आपको भी ज्यादा प्रोडक्ट अच्छा वो प्रॉफिट होगा और आप उस प्रॉफिट से अपना प्रोडक्ट और अच्छा बनाओगे, आपका व्यूअर और ज्यादा खुश होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ही अगर जैसे यूट्यूब को जनरली जब 2-3 साल हो जाते हैं, कोई बंदा अगर लगा रहता है 2-3 साल तक, तो फिर वो स्पॉन्सरशिप्स लेना स्टार्ट करता है। हाँ जी। लेकिन इंडिया में मेरे को लगता है कि स्पॉन्सरशिप्स का सीन थोड़ा सा अजीब ही है। मतलब बहुत सारे, एक तो पहली बात इस फील्ड में इतना कंपटीशन आ गया, मतलब हर कोई इसमें घुसा हुआ है। हर कोई जो है, फ्रीलांसर्स भी इसमें काफ़ी सारे हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप्स या ब्रांड से कांटेक्ट करवाएंगे या फिर आपको वो दिलवाएंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी कमी है प्रोफेशनलिज्म की। मतलब वो है, वो आज हमने वीडियो दे दी, मतलब आज उन पर ब्रांड है तो कहेंगे कि जी मेरे को तो कल ही वीडियो चाहिए, अगर आपके पास है तो हम आपके साथ काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि इंडिया में जो स्पॉन्सरशिप्स का थोड़ा सीन चल रहा है। आप कंफर्टेबल हो तो करो, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मत करो। अगर आपको थोड़ा जैसे गलत लगता है तो मत करो। आप मैं फैक्ट कहता हूँ, आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो?
और आप फोकस करोगे अपने, जैसे हमने अभी बात कर ली कि आपको एक प्रोडक्ट डेवलप करना है और उसको जो है प्रमोशन के लिए आपको यूट्यूब चैनल खड़ा करना है, तो आप वही उसी पे फोकस करो, आप स्पॉन्सर को बिल्कुल छोड़ ही दो, क्योंकि गंदगी, आप कोई भी फील्ड उठा लो उसमें गंदगी तो होगी, और हम उन पे फोकस क्यों करें। और मैं आपको बताऊं, ये स्पॉन्सरशिप ये भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। आप एजेंसीज देखो, अगर आपका ठीक ठाक भी यूट्यूब चैनल होगा और आप थोड़े बहुत प्रमोशन कर चुके होगे, आपके पास इतनी ईमेल आएंगी एजेंसीज के जिसकी कोई हद नहीं है, कि रोज की आपके पास 10-10 ईमेल आएंगी कि हम फला इन्फ्लुएंसर एजेंसी हैं और हमें अपना ईमेल और नंबर दे दो, हम कांटेक्ट करवाएंगे वगैरह वगैरह। तो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, मतलब स्पॉन्सर अगर आपकी फेवरेट कंपनी है, एक रेपुटेड कंपनी है, आपको लगता है कि सब कुछ बढ़िया है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। इवन मैं कहता हुआ आया हूँ कि व्यूअर आपका नाराज नहीं होता। कई लोग जो होते हैं नए स्पॉन्सर्स लेते हैं, वो घबराए हुए रहते हैं कि मैं अगर स्पॉन्सरशिप लूंगा तो मेरे व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे। वो नाराज नहीं होंगे, वो जानते हैं कि आपको इतना, व्यूअर आज का स्मार्ट है कि यूट्यूबर की भी स्ट्रगल होती है, वो चाहता है कि आप पैसे कमा लो। लेकिन हाँ, वही वाली बात है कि आप अपना कंटेंट थोड़ा गंदा मत करो, बोरिंग मत करो वगैरह वगैरह। व्यूअर का थोड़ा भला होना चाहिए अगर स्पॉन्सरशिप भी है, तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप स्पॉन्सरशिप पे देखो, और गंदगी हर जगह है, आप बैलेंस करो। जी, ये तो है। बाकी थोड़ा जैसे आप भी गेमिंग की फील्ड का ही हो और मैं भी गेमिंग की फील्ड का ही हूँ, तो मैं जैसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि इंडिया में गेमिंग, पर्टिकुलर गेमिंग में स्पॉन्सरशिप्स का बहुत ही थोड़ा सही सीन नहीं है। जैसे आपने कहा गंदगी तो है ही, पर्टिकुलरली इसमें जैसे ज़्यादातर जो ब्रांड्स आते हैं वो RMG या फिर बेटिंग ऐप्स के आते हैं, और वो ज़्यादातर हम गेमिंग चैनल्स को ही टारगेट कर रहे होते हैं कि इनसे हमें प्रमोट करवाना है, इनसे प्रमोट करवाना है। एक ब्रांड तो ऐसा है जो मतलब मेरे से 2-3 महीने से बार बार मेरे को मेल करे जा रहे हैं, अलग अलग नंबर से कॉल करवाते हैं, अलग अलग फ्रीलांसर से, एजेंसी से, कि जो है आप कर दो, लेकिन मुझे पता है वो सही नहीं है और वो सही नहीं रहेगा कंटेंट के साथ। तो शायद ये आगे चल के जब इंडिया में थोड़ा गेमिंग का जो है गेम्स बनने लगेंगे, या फिर बाहर की कंपनीज जो हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज ये वगैरह, तो शायद थोड़ा सा इंडिया में गेमिंग के उसमें स्पॉन्सरशिप का सीन बेटर होगा। हाँ, और मैं होगा क्या, ये है अभी भी जो ऐसा स्पॉन्सर कोई गंदा वर्ड नहीं है। आजकल सारे बिजनेसेस ही इस पे चल रहे हैं। अगर आपको कि एडवर्टाइजिंग होनी ही नहीं चाहिए तो इम्पॉसिबल है। आपका मीडिया ही सारा खत्म हो जाएगा, रिटर्न से लेकर ये वीडियो बेस्ड और ऑडियो बेस्ड सारा मीडिया खत्म हो जाएगा अगर उसमें एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होंगे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांड्स अच्छे हैं, उनको अपना सामान बेचना है। मेरे कई फेवरेट ब्रांड्स हैं, LG हो गया, एनवीडिया हो गया, AMD हो गया, फेवरेट ब्रांड्स हैं मेरे। कई काम मैं करता हूँ तो इनके साथ मिलकर करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है जैसे कि आप बता रहे हो बैटिंग शैटिंग वाली, और मैं एक साफ बात कहता हूं कि अगर आपकी ऑडियंस वैसी है, मैं हम ये कहते हैं चलो वो बैटिंग वाला जो बिजनेस है हमें नहीं पता, हमें गंदा लग रहा है, शायद कुछ लोग हों जिन्हें अच्छा लगता हो कि ये फला टीम बना लो और ऐसे बैटिंग कर लो और ऐसे जीत लो, हो सकता है वो व्यूअरशिप हो उस तरह की आती हो। गिव अवे भी मैं कहूँगा एक तरह का थोड़ा सा स्कैमी टाइप की चीज़ हो जाती है कि गिव अवे हम दे रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लो। ये थोड़ी सी टैक्टिक्स थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन होता है, कई ऑडियंस इस चीज़ को पसंद करती है, गिव अवे टाइप की भी चीज़, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तो कहता हूं आप एक्सपेरिमेंट करो। अगर बैटिंग वाली भी चीज़ है, जैसे किसी को बुरा ही लगता है, हम कुछ नहीं डिक्लेयर कर रहे, मैं और आयुष कोई डिक्लेयर नहीं कर रहे कि कोई लोग गंदे हैं या कुछ स्पॉन्सर लेते हैं तो वो लोग गंदे हैं और हम अच्छे हैं हम नहीं लेते हैं वगैरह वगैरह। कोई करता भी है तो आप भी अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपका व्यूअर आपको बता देगा कि भाई देखो मुझे नहीं समझ में आई ये चीज़, मुझे ठीक नहीं लगा थोड़ा, तो उनकी सुन भी लो, आप एक्सपेरिमेंट कर लो, उसके बाद जज करो। जी जी बिल्कुल, ये तो काफ़ी सही एडवाइस थी। बाकी आपको ये YouTube एज अ करियर ऑप्शन कैसे लगता है कि जैसे कोई ऐसे वैसे YouTube आए कुछ 10-15 साल मैक्स हैं इसको आए हुए, बट स्टिल कोई इसको क्या 50 साल तक खींच सकता है एज अ करियर ऑप्शन? 50 साल का तो नहीं पता भाई लेकिन हाँ इसका अभी तो ब्राइट है, मतलब मुझे कोई ऐसी दिक्कत देखने में नहीं आती है। और दूसरा, लेकिन एक बात तो फैक्ट है, जिन मेंटर्स से मैंने सीखा है यूट्यूब वगैरह के बारे में, यूट्यूब से ही सीखते हैं हम लोग, वो जो यूट्यूब एक्सपर्ट भी है उन लोगों की भी एडवाइस है कि आप इस पे डिपेंड मत रहो। यूट्यूब पे आप अपना बिजनेस क्रिएट करो, किसी पे भी डिपेंड मत रहो आप, ये तो फैक्ट मान के चलो, आप इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि आपने सारे जो एग्स थे वो यूट्यूब की बास्केट में डाल दिए और वो बास्केट गई, अब आपका सारा प्रॉफिट भी चला गया, सारा बिजनेस मॉडल चला गया, आपको कुछ और करना आता नहीं है
और करना भी आता है तो वो दोबारा क्रिएट करने में आपको साले लग जाएंगे। तो आप पहले से ही तैयार रहो, आप ये मानो। इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप तो यूट्यूब को तो इस तरह से कह रहे हो कि पूरा यूट्यूब ऐसा बिजनेस रहेगा और इसको कोई कम्पीट करने नहीं आएगा। मैं इतना समझदार नहीं हूँ जो आपको प्रिडिक्ट करके बता सकूं, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूं कि YouTube पे अगर आप बिजनेस डालते हो तो YouTube में इतनी पावर है कि आपका चैनल डिलीट कर दे, खेल खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल। YouTube तो है लेकिन आपका खेल खत्म हो गया। तो आप पहले ही तैयारी अपनी करके रखो कि मुझे किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है। इसीलिए लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि आप एक रेवेन्यू स्ट्रीम मत रखो, कई रेवेन्यू स्ट्रीम्स रखो। बिल्कुल। ये अब हम आगे बात करते हैं लाइक कंटेंट क्रिएशन के बारे में। तो जैसे अब हम थोड़ा यूट्यूब को कर ही रहे हैं लंबे समय तक, उसको सीरियसली कर रहे हैं, बट उसमें ये होता है कि कंटेंट हम जो अब वीडियोस बनाने में कंसिस्टेंसी हमने वीक की डिसाइड कर ली कि हम 2 वीडियोस बना रहे हैं, 4 वीडियोस बना रहे हैं, तो उसको हम अपने प्रोसेस को फास्ट कैसे करें। और इसमें मैं एक और पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगा जो आपने मेरे से अभी पॉडकास्ट से पहले ही कहा था कि बिजनेस के अंदर काम कम करो, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा काम करो, ज़्यादा ग्रोथ के लिए। तो उस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब कंटेंट क्रिएशन के ऑटोमेशन को लेके? कंसिस्टेंसी के बारे में तो मुझसे लोग नहीं पूछें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो कोई इनकंसिस्टेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बट स्टिल फिर भी वो इस साल का सीन है, मतलब 2020, 19, 18 पूरा फॉलो किया, मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंट आते थे आपके वीडियोस। हाँ, मैं ये इसमें ये कहना चाहूँगा कि वो भी प्लान्ड ही होता है। अगर आपको कुछ करना है, जैसे मैं आपको कई बातों में आपको दिखेगा कि मैं एक ही चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, वो कोई भी काम हो। तो अगर कोई और ज़रूरी काम है तो वो होगा, फिर YouTube नहीं होगा। और बेटर है, उससे फिर एक फ्रेशनेस सी भी बनी रहती है कि आप जो बर्नआउट हो जाता है लोगों को लगातार कंटेंट चर्न आउट करते करते करते, तो वो भी नहीं होता है। और आप जो है वर्किंग ऑन द बिजनेस पे फोकस करना चाहते थे तो आपने वो भी कर लिया। और जब मेरा कुछ इसका पर्टिकुलर वर्ड का मतलब समझा सकते हैं, फ्रेज का, कि वर्किंग ऑन द बिजनेस एंड वर्किंग इन द बिजनेस में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये देखिए, जो लोगों को मोस्टली समझ में आता है वर्किंग इन द बिजनेस ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ मुझे यूट्यूब करना है, मुझे लगातार वीडियोस बनाने हैं, सुबह उठूंगा, टॉपिक चूज़ करूंगा, उस पर रिसर्च करूंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा, एडिट करूंगा, डाल दूंगा, रिपीट, फिर तीसरे दिन भी रिपीट, फिर चौथे दिन भी रिपीट, 5वें दिन भी रिपीट। ग्रोथ होनी चाहिए आपकी, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होनी चाहिए। आप कहोगे मैं कंटेंट बना रहा हूँ, भाई जी यही ग्रोथ है मेरी, और कैसी ग्रोथ होगी, लगातार कंटेंट बनाता जा रहा हूँ। आपको छोटी छोटी बातें पता चलती जाएंगी। जैसे शुरू में पता चलेगा कि एक कैमरा मेरा नहीं कर रहा है, मुझे उसमें पैसे डालने हैं। ये जो डिसीजन था आपका कि मुझे नया कैमरा लाना है जो मेरी रिकॉर्डिंग की स्पीड को तेज़ कर देगा, उसके साथ जो सॉफ्टवेयर्स आएंगे उसमें मैं पीसी में तेज़ी से ले लूँगा, और जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा था कि पावर बैंक से लगा लूँगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो आप डिसाइड कर रहे हो ना, ये फैसले ले रहे हो, ये वर्किंग ऑन द बिजनेस हो गया। जो डेलीगेशन वाली बात होती है, जो टीम वाली हम बात कर रहे थे कि आपको कोई भी बिजनेस खड़ा करना है तो आपको डेलीगेट करना पड़ेगा, आउटसोर्स करनी पड़ेंगी कई चीज़ें। तो अब आप जो ये थॉट प्रोसेस है आपका कि मैं कुछ हायरिंग्स करूं, कुछ लोगों को बुलाऊं, अपने साथ रखूं, हम एक साथ मिलके एक फौज की तरह काम करें, अब आपका जो दिमाग चल रहा है वो वर्किंग ऑन द बिजनेस की कैटेगरी में आ गया। वर्किंग इन द बिजनेस तो आप ये कर ही रहे थे, रोज वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसको प्रोसेस को पूरे को स्ट्रीमलाइन कैसे करना है। दूसरा, आप ये बात कर रहे थे कि ठीक है मैं ये कैरियर बनाने आया था यूट्यूब पे, मैं कर रहा हूँ ये एडसेंस और एफिलिएट कमीशन वगैरह वगैरह और स्पॉन्सरशिप वगैरह ये सब कर रहा हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट डेवलप करना है, वो कैसे होगा, टीम कहाँ है, मेरी टीम कहाँ है, और हायरिंग करनी है, उन सब लोगों को लेके आओ, अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ये वर्किंग ऑन द बिजनेस हो गया। आपके फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आपको लेना है, ये वर्किंग ऑन द बिजनेस हो गया। स्टूडियो आपको बनाना है, अब टाइम आ चुका है कि मैं स्टूडियो बनाऊं या ऑफिस बनाऊं या टेबल अपनी जो है प्रिपेयर करूं, ये वर्किंग ऑन द बिजनेस हो गया। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि सारे बिजनेसेस में आपके कोई ना कोई प्रोसेस होगा, आपका एक सिस्टम सेट होगा। वो जो प्रोसेस है वो शुरुआत में होगा कॉम्प्लिकेटेड, उस प्रोसेस को आप कैसे आसान से आसान करते चले जाओगे। जो 10 स्टेप थे उनको आप 3 स्टेप में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, ये वर्किंग ऑन द बिजनेस की कैटेगरी में आता है। इसके लिए आपको थोड़े यूट्यूब वीडियोस तो देखने ही चाहिए, भाई हम भी यूट्यूबर हैं तो आप यूट्यूब वीडियोस ही देखो, लेकिन एक्चुअल नॉलेज चाहिए तो कुछ कोर्सेज आप जो है पेड कोर्सेज वो लो, उनसे सीखो, बुक्स खरीदो, उनसे सीखो। आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। जब आप प्रोडक्टिविटी की फील्ड में जाओगे तो आपको कई जगह पे ये सुनने को मिलेगा, वर्किंग इन द बिजनेस वर्सेस वर्किंग ऑन द बिजनेस। जी बिल्कुल।
और इसमें जैसे आपने अभी बात करी टीम वर्क की एंड डेलीगेशन की, तो टीम बिल्डिंग में थोड़ा ये लगता है जैसे एज अ कंटेंट क्रिएटर बहुत ही मुश्किल होता है क्रिएटिव कंट्रोल को लूज करना, मतलब कि किसी पे विश्वास करना कि वो मेरे लिए स्क्रिप्ट सही लिख देगा, वो मेरे लिए वीडियो सही से एडिट कर देगा। तो ये चीज़ कैसे अचीव करी आपने, या कैसे करनी चाहिए किसी को? डेलीगेशन पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं आपको बताऊं इसमें मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है और कई फील्ड्स में रहा है, सिर्फ एडिटिंग और यूट्यूब रिलेटेड नहीं, ट्रांसलेशंस वगैरह को लेके भी। मैं इसमें ये आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो आप ये जान लो कि ये तो मस्ट है। अगर आप इस चीज़ को डिले कर रहे हो ना कि हाँ ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि डेलीगेट करना चाहिए, आउटसोर्स करना चाहिए, मैं बाद में करूँगा, अभी फ़िलहाल मेरा इतना दिमाग नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा एडिटिंग, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास और ना मेरे पास इतना टाइम है कि समझा पाऊँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझाऊँगा कैसे, मैं फ़िलहाल अभी यही करूँगा। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जो चीज़ आपको एग्जैक्टली पता है और सब लोग कह भी रहे हैं कि आपको करनी चाहिए, उसको आप टाल ले हो, जो कि एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट हो सकती है आपकी ग्रोथ के अंदर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर। दूसरा, डेलीगेशन जो है अपने आप में एक आर्ट है और मैं समझ सकता हूं किसी भी नए बिजनेस स्टार्टर के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, कि ये एक बहुत मुश्किल काम है, ये अपने आप में एक आर्ट है, लेकिन आपको स्टार्ट तो करना ही होगा। मैं समझ सकता हूं क्योंकि मेरा भी कई बार ये होता है कि जो मैं काम कर पा रहा हूं और मुझे अब ईमेल में लिख के किसी को समझाना है कि ये कैसे होना है, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, मुझे बहुत लिखना पड़ेगा और उसकी समझ में आएगा नहीं आएगा और मैं उसके बाद भी खुश नहीं होऊंगा। लेकिन ये आपको करना है, इसमें पेशेंस दिखाओ आप, और कई चीज़ें डेलीगेशन को लेके भी आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि एक का नाम लेता हूं मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हाँ, मैं अगर 100% हूं और मैं किसी को काम दे रहा हूं करने के लिए, तो मैं अब ये मेरे में इतनी पेशेंस है, एक ज़माने में नहीं हुआ करती थी लेकिन अब है, कि वो 100% नहीं दे पाएगा। जो 100% वाला काम है वो मैं ही कर सकता हूं। अगर मुझे भी अपने आप को समझाना पड़े रिटन फॉर्म में तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, तो मैं दूसरे आदमी को कैसे कम्युनिकेट कर पाऊं कि ये चीज़ चाहिए। अगर वो मुझे 80% भी डिलीवर कर देता है तो मेरी बुक्स में वो सेटिस्फैक्ट्री है। उसके ऊपर मैं उस पर ज़रूर उस पर काम करूंगा, उसे भी गाइड करूंगा कि ये कमी रह गई, आप ये भी क्लियर कर दो। लेकिन अगर 80% भी कर लेता है तो मैं खुश हूं। ये डेलीगेशन का एक पॉइंट में से मैंने अपने कर रखा है। दूसरा, ये जो मैं कह रहा हूं एक आर्ट है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। कई लोग कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, कई लोग कोशिश करते हैं कि मैं जब अपना काम दूसरे को दूंगा तो वो समझ जाए कि क्या होना है, बस एक लाइन में मैं बता दूंगा कि वो समझ जाए। आप ये सीखोगे डेलीगेट करने की आर्ट में कि बेटर है उसे रिटन वर्ड्स में समझाने के बराबर, कि आपको भी लिखना पड़ रहा है और वो भी पढ़ पढ़ के समझ रहा है, उसका भी दिमाग खराब हो गया, आपका भी दिमाग खराब हो गया। इससे बेटर है कि आप उसे एक सैंपल दे देते और सिंपली उससे ये कहते कि इसे कॉपी कर डाल बेटा, तो ये कुछ नहीं करना है, जो हरा रंग है ग्राफिक्स में उसको लाल कर दियो, बस इसको कॉपी कर डाल। उसकी समझ में सैंपल ज्यादा आएगा बजाय लिखने के। ये डेलीगेशन का एक पार्ट हो गया। दूसरा, डेलीगेट करना है। हायरिंग की बड़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं हायरिंग कैसे करूंगा। उसका एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि आपको पहले से ही अपना एक सैंपल वर्क बना के रखना होगा। ये उसकी टेस्टिंग हो रही है, आप उसे काम दोगे, वो काम तैयार है। अब यहां पर एक आदमी आया हायरिंग के लिए या 100 आदमी आए, आपने तो अपना एक टेम्पलेट तैयार कर रखा है कि देखो भाई इस टेम्पलेट को जरा देखो और इसके रिगार्डिंग जो जॉब है वो कंप्लीट करके जरा दिखाना जरा। वो कैसे करके दिखाते हैं आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। ये मैंने ट्रांसलेशन से सीखी थी ये चीज, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी हो ही जाएगी, कौन सी बड़ी चीज है, हर दूसरा आदमी आता था। लेकिन हमें उनको जो फिल्टर करना है उसके लिए एक सिंपल सा मैंने टेस्ट तैयार कर रखा था, 4 सेंटेंसेस थे जो कि बहुत मुश्किल थे, जो कि मुझे एग्जैक्टली पता है एज अ ट्रांसलेटर कि वो मुश्किल है, इनको ट्रांसलेट कर पाना आसान नहीं है। कौन कितना अच्छा ट्रांसलेट कर लेता है, कई लोग तो 90% तो फिल्टर आउट हो जाएंगे क्योंकि वो इंग्लिश के एक वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं बजाय पूरे सेंटेंस को लेने के बजाय। 90% वो उसमें फिल्टर आउट हो जाते थे। बाकी 10% तो मैं जज करता था कि कौन कितना अच्छा ट्रांसलेट कर लेता है। मेरा बहुत ज्यादा टाइम बचने लगा। ये मैंने करते करते सीखा, और ये भी मैं गाइड करूंगा आपको कि अगर आपको लगता है और हर जगह से एडवाइस मिल रही है कि ये काम करना चाहिए तो उसे आज से ही करना शुरू कर दो आप। जी जी, मतलब बहुत ही अच्छा था। वैसे आप कोई डेलीगेशन पे कोई बुक वगैरह सजेस्ट करना चाहेंगे, बुक या कोर्स या कुछ भी ऑनलाइन मटेरियल? डेलीगेशन पे ऐसा तो मैंने नई बुक पढ़ी है और ना ही मुझे किसी का नाम पता है। लेकिन
कुछ कुछ बुक्स में ये डेलीगेशन का चैप्टर आया है या एक पार्ट आया है या 1/3 बुक का डेडिकेट है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने ई मिथ। तो क्या नाम है? ई मिथ। अच्छा, ई मिथ। हाँ, ये काफी पॉपुलर बुक रही है। इस समय उसकी पॉपुलैरिटी कम है, आजकल कई और बुक्स की है, जैसे एटॉमिक हैबिट्स आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है यूट्यूब पे। लेकिन एक जमाने में ई मिथ बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। तो उसमें डेलीगेशन का चैप्टर था कि ये आपको डेलीगेट करनी पड़ेंगी चीजें, ये मस्ट है। मेरे ख्याल से जो डेलीगेशन की सबसे पहले जो थी बात, मैंने उसी से सीखी थी कि ये एक प्रॉब्लम है मेरे बिजनेस में और मुझे सॉल्व करनी है। जी, सो थैंक्स अ लॉट आईजी। मतलब बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा था पॉडकास्ट के कि आपके अगर मैं गेमिंग के, पीसी बिल्डिंग के भी वीडियोस देखता हूँ तो बीच बीच में मेरे को पर्ल्स ऑफ विजडम जो होते हैं वो मिलते हैं कि प्रोडक्टिविटी में आप कैसे चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, कि अपना स्टूडियो बना लो तो आपको चीज़ें हिलानी नहीं पड़ेंगी, सेम सेटअप में आप ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कर लोगे। और व्हाट्सएप वगैरह के भी बारे में काफ़ी, मतलब प्रोडक्टिविटी के बारे में आपसे बहुत सीखने को मिला आज। सही में बहुत अच्छा लगा जी। मुझे भी आयुष ये पॉडकास्ट करना अच्छा लगा। ये बातें जब रिपीट होती हैं तो मेरे माइंड में भी दोबारा से वो फ्रेश हो जाती हैं। जैसे कि आज आपने पूछा कि ये डेलीगेशन की बुक का टॉपिक कौन सा है, मैं आपको बताऊं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने अमेजोन की अपनी विश लिस्ट में कोई बुक रख रखी है जो डेलीगेशन और आउटसोर्सिंग पे ही है। मुझे उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। वो बुक थोड़ी महंगी थी, मैंने कहा सस्ती हो जाएगी तब खरीदेंगे। लेकिन ये भी याद आ गया मुझे कि ई मिथ का एक पार्ट था जिसमें आउटसोर्सिंग और डेलीगेशन पे थी। तो मेरा मन अब कर रहा है दोबारा से कि मैं वो चैप्टर पढ़ूं। तो ये पॉडकास्ट करने से मुझे भी फायदा हो गया। चलिए, बहुत अच्छा है। और थैंक यू फॉर कमिंग। और साथ ही साथ गाइज आप आईजी के ज़रूर से यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। और शायद आईजी आपका फेसबुक पेज भी है ना? बेसिकली यूट्यूब ही है, आप उसी को करें। जो फेसबुक पेज था उसको हम ज़माने पहले जो है तिलांजलि दे चुके हैं, ट्विटर को भी। अब सिर्फ यूट्यूब है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कीजिए। जी बिल्कुल। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे गाइस तो इसे भी लाइक कर देना, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बिजनेस, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन सब के ऊपर, साइंस के ऊपर पॉडकास्ट आते ही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।